लव यू मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली वीडियो में राष्ट्रपति को पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ना शुरू किया था। बहुत सारी शक्तियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ शक्तियां जो बची हैं आज उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्षमादान की शक्ति को आज पढ़ेंगे। क्षमादान की शक्ति जो है तो आर्टिकल 72 के तहत है, और इसमें जो है तो 5 प्रकार की क्षमादान होता है। पहला तो होता है क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम होता है। तो क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों से हटा दिया जाता है, यानी कि ना तो उसको दंड मिलेगा और ना ही उसको जेल होगी, यानी कि बंदीकरण किया जाएगा उसका। और दूसरा होता है लघुकरण। क्या होता है लघुकरण? लघुकरण में जो होता है तो दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। मतलब उसका स्वरूप, जैसे कि मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। इसमें ये बात कही गई, जैसे लघुकरण है तो उसमें दंड का स्वरूप यानी जैसे मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया, तो ये हो गया लघुकरण। इसके अलावा जो है तो परिहार में दंड की प्रकृति, जो परिहार हो जाता है तो परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। परिहार में क्या होता है, अवधि कम कर दी जाती है। क्षमा में तो भाई दंड से और बंदीकरण से मुक्त कर दिया गया। लघुकरण में क्या हुआ कि उसके स्वरूप को बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, उसका स्वरूप बदल दिया गया, यानी कि मृत्यु की सजा मिली तो उसको कठोर कारावास में बदल दिया। अब परिहार में क्या हो जाता है, तो परिहार में जो होता है तो उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है, यानी 2 वर्ष की सजा मिली है तो उसको 1 वर्ष में कर देंगे। प्रविलंबन में दंड पर यानी कि विशेषकर मृत्यु दंड रोक लगाना, ताकि दोषी क्षमा याचना कर सके। यानी प्रविलंबन क्या होता है, तो प्रविलंबन में दंड पर रोक लगा दी जाती है। अब विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा कम कर देना। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। क्या हुआ कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई। अब क्षमादान शक्तियों में कई प्रकार की क्षमादान शक्ति होती है। तो पहला तो क्षमा होता है, दूसरा जो है तो क्या होता है प्रविलंबन, लघुकरण कर देते हैं लघुकरण, और तीसरा जो है तो परिहार, और चौथा आपका ले लीजिए ये क्या बोलते हैं, चौथे में हो जाएगा आपका प्रविलंबन, और पांचवा हो जाएगा विराम। तो क्षमा जो होता है, तो क्षमा का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को सजा मिली है उसकी सजा से और उसकी बंदीकरण से मुक्त कर दिया गया। लघुकरण में होता है कि दंड का स्वरूप बदल दिया, यानी कि मृत्यु दंड की सजा मिली तो कठोर कारावास में कर दिया। परिहार में क्या होता है, तो परिहार में जो है तो उसकी अवधि को कम कर दी जाती है, यानी कि 2 वर्ष की सजा मिली तो 1 वर्ष कर दिया गया। और प्रविलंबन का मतलब होता है कि दंड पर रोक लगा दिया जाता है, जिससे वह क्षमा याचना कर सके। विराम में क्या होता है कि अगर विशेष स्थिति में जो होती है तो इसकी सजा को कम कर दिया जाए। विशेष स्थिति यानी कोई औरत गर्भवती है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा। अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपातकाल संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और क्या राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक से आपातकाल लागू कर सकता है, तो नहीं, वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से लागू करेगा। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात आर्टिकल 352 के तहत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात 356, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलेंगे। अब वित्तीय आपात न्यूनतम 2 माह तक लगता है, अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि 143 के तहत, आप लोग आई लव यू के लिए भी बोलते हैं ना, तो ये जो है तो राष्ट्रपति 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से आई लव यू बोलता है। ये एक शॉर्ट टिक है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति को कोई सार्वजनिक महत्व के विषय पर लगा कि उसे जो है तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना चाहिए, तो वो परामर्श कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति।
वीटो शक्ति क्या होती है? जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी कानून बनता है तो पहले वह लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। लेकिन राष्ट्रपति को अगर हस्ताक्षर नहीं करना है और उसको वीटो पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं देनी है, मतलब विधेयक पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं देनी गई है, नहीं देना चाहता, तो वह वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इसे ही वीटो शक्ति बोली गई है। तो संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत आ गया कि वीटो शक्ति किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 111। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। क्या करेगा? या तो वह अपने कोई विधेयक आया तो उस पर हस्ताक्षर कर दे, या तो विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख ले, और अगर धन विधेयक है तो वह संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद उसे फिर से पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो क्या कर सकते हैं? जैसे कोई विधेयक आया राष्ट्रपति के पास तो वह पहली चीज़ तो ये कि उसको हस्ताक्षर कर दे, दूसरी चीज़ ये कि भाई वह अपने पास सुरक्षित रख ले, तीसरा अगर धन विधेयक है तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज दे। अगर लेकिन धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए भेजा और फिर से अगर संसद पारित करके भेजती है तो उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। अत्यंतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। अत्यंतिक वीटो क्या होता है कि विधायिका ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। यानी कि अत्यंतिक वीटो मतलब कि वह क्या करता है? सुरक्षित रख लेता है। निलंबनकारी वीटो को साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जाता है। लेकिन जेबी वीटो या पॉकेट वीटो जिस पर कोई निर्णय ही नहीं लेता। अब हम इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। तो अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न मामलों पर किया जाता है। अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि जो भी विधेयक आया उस पर उसने कोई निर्णय ही नहीं दिया, वह सुरक्षित रख लिया। यह 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा विधेयक, अगर मतलब कि ऐसा सदस्य जो मंत्री ना हो वह विधेयक पेश करता है तो इस संबंध में कर सकता है। या फिर सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, यानी सरकारी विधेयक हो लेकिन मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है तब वह ऐसा वीटो का प्रयोग करता है। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति, अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया उसके हस्ताक्षर के लिए, लेकिन उसने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया, उस पर ना हाँ कहा ना कहा। लेकिन निलंबनकारी वीटो में क्या होता है? निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है जिस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है उसे निलंबनकारी वीटो कह देंगे। लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे उसने निलंबनकारी वीटो लगाया यानी पुनर्विचार के लिए लौटाया, लेकिन फिर से साधारण बहुमत से पारित कर दिया, यानी कि उसके निलंबनकारी वीटो को निरस्त करके फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी धन विधेयक को जो है तो स्वीकृति दे सकता है तो अपने पास रख सकता है, लेकिन इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। जेबी वीटो,
राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है। यानी कि ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकता है, इसीलिए जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण क्या रहा? ये 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो, यानी कि ये तो केंद्र की विधायिका पर हो गई, लेकिन राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में भी बताया गया। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति क्या केवल केंद्र विधायिका के लिए, राज्य विधायिका के लिए नहीं है? तो है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो तो उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। यानी कि राज्य में भी कोई भी कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल उसे अनुमति दे, या फिर अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया तो राष्ट्रपति दे। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। वहाँ पर क्या था? अनुच्छेद 111 के तहत था, लेकिन राज्य में 200 के तहत है। वह विधेयक का पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथी भी आ जाती है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। केंद्र में 3 ही था, या तो वह स्वीकृति दे दे, या तो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन राज्यों के मामले में होता है कि वह राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। जैसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं? 201 के तहत राष्ट्रपति के पास विकल्प है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह धन विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे, वह विधेयक को, अगर धन विधेयक नहीं है तो। पहला तो स्वीकृति दे दे, दूसरा क्या करे? सुरक्षित रख ले, तीसरा राज्यपाल को आदेश देगा कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि केंद्र के मामले में बाध्य था कि अगर पुनर्विचार के लिए भेजता है, अगर फिर पारित करके भेज दिया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर देने के लिए वह एकदम मतलब देना ही देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वह बाध्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। अगर आ गया कि क्या राज्य विधायिका वीटो को निरस्त कर सकती है, राष्ट्रपति की नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपनी जेबीवीटी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं जो है तो एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको कि क्या कैसा था। इसमें जो है तो क्या रहा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल 72 के तहत है, जिसमें जो है तो 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती है। क्षमा का मतलब होता है बंदीकरण और सजा से मुक्त कर दिया। दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि उसके स्वरूप को बदल देना। स्वरूप को बदल देना मतलब मृत्यु का अगर सजा दी गई है तो उसे कठोर कारावास में कर देना। अब परिहार का मतलब हो जाएगा कि उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, 2 वर्ष है तो 1 वर्ष कर दिया। इसके बाद है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि दंड को रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि वह क्षमा याचना कर सके। विराम का